हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 24 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। पेट का एग्ज़ाम 24 अगस्त को होने वाला है। तो इस पेट के एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन, जो संभावित 50 क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, उन प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं। इस 50 प्रश्नों में आपको इतिहास से, भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से 10 प्रश्न रहेंगे, भारत का भूगोल से 10 प्रश्न रहेंगे, और पॉलिटी से, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न, और इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से 10 क्वेश्चन, और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इन 50 प्रश्नों से प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगरीकरण कब हुआ? भारत में प्रथम नगरीकरण कब हुआ? तो दोस्तों, भारत में जो प्रथम नगरीकरण है 2500 BC से 1750 BC के बीच हुआ। प्रथम नगरीकरण 2500 BC, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ। ये वो समय है जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास होता है। तो पहला नगरीकरण हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखने को मिलता है। दूसरा नगरीकरण वैदिक सभ्यता, चूँकि ग्रामीण संस्कृति थी, इसके बाद 16 जो महाजनपद हुए, तो महाजनपद की राजधानियों का नगरीकरण हुआ था। इसलिए द्वितीय नगरीकरण जो है आपका 16 महाजनपद के काल में होता है। तो इस प्रकार यदि प्रथम नगरीकरण, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता से और प्रश्न आने की संभावना है, या वहाँ की सड़कें कैसी, वहाँ की जल निकास व्यवस्था कैसी है, या वहाँ का सबसे बड़ी इमारत कैसी, वो सार्वजनिक जलाशय कैसा है। तो इनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहते हैं? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस युग को कहते हैं? ध्यान रहे दोस्तों कि भारतीय युग का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त युग को कहते हैं, क्योंकि इस समय कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। चाहे वो आर्यभट्ट जैसे अंतरिक्ष विज्ञानी हो, गणितज्ञ हो, संस्कृत और कला में बहुत विकास हुआ। इसलिए गुप्त युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था, जो महान और प्रतापी शासक था, जिसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक विजय प्राप्त की। जिस प्रकार नेपोलियन अपनी विजय के लिए जाना जाता था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी अपनी विजय के लिए जाना जाता है। इसीलिए उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त के संदर्भ में एक प्रयाग प्रशस्ति है, जो उसके मंत्री हरिसेन ने लिखा था, वो है उससे हमें समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत सामंतवाद का संबंध किससे है? सामंतवाद का संबंध किससे है? सामंतवाद का संबंध भूमि और उससे जुड़े अधिकारों से है। भूमि और उससे जुड़े अधिकारों से है। सामंतवाद है क्या? सामंतवाद भारतीय इतिहास में गुप्तोत्तर काल की एक प्रधान विशेषता रही, जिसमें सामंतों का उदय हुआ, और जो बड़ा राजा था अपने नीचे छोटे छोटे राजाओं को जमीन से जुड़े अधिकार दे देता था। वो जमीन से प्राप्त किए हुए अधिकार से युक्त व्यक्ति वो उस राजा के सामंत कहलाए। और यही सामंतों ने जो है क्या कहते गुप्तोत्तर युग की एक प्रधान विशेषता धारण के लिए, उन्हीं से आगे चल के राजपूतों का विकास होता है, उद्भव एवं विकास होता है। तो सामंतवाद का संबंध भूमि और उससे जुड़े अधिकारों से है। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका रजिया बेगम, सुल्तान रजिया बेगम थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी।
सुल्तान रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। यद्यपि योग्य शासिका होने के बावजूद भी पुरुषवादी मानसिकता के कारण वो लंबे समय तक शासक नहीं रह पाई, लेकिन दिल्ली सल्तनत की एक ख्याति उपलब्ध प्रसिद्ध महिला शासिका रजिया बेगम रही। रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया? रक्त और लौह का नीति का पालन बलबन ने किया। दिल्ली सल्तनत में जो प्रसिद्ध जो सुल्तान हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये इतने तुगलक और इब्राहिम लोदी, और इनसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो रक्त और लौह की नीति का पालन किया वो बलबन ने पालन किया था। कांची के, अगला प्रश्न है, कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कांची का जो कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, कांची का जो कैलाश नाथ मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें एक तरफ बंगाल के नवाब और भारत के सम्राट और दूसरी तरफ अंग्रेजों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, जिसमें तीन शक्तियाँ एक साथ थी, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल सम्राट, और ये तीनों शक्तियाँ पराजित हुई। तो बक्सर का युद्ध जो है क्या कहते हैं 1764 में लड़ा गया है। और वास्तव में इसे ही 1764 में वास्तविक जीत जो है 1757 की जो प्लासी का युद्ध था वो वास्तविक अंग्रेजों की जीत नहीं थी, वो छल से जीता गया युद्ध था। लेकिन 1764 के युद्ध में इन सेनाओं की पराजय ने अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और क्या कहते हैं भारतीय सम्राट के नवाब की जो सेना पराजित हुई, उसने इस बात को सिद्ध कर दिया कि आगे आने वाले समय में भारत पर किसका राज होगा। अगस्त क्रांति का संबंध किससे है? तो अगस्त क्रांति का संबंध दोस्तों, अगस्त क्रांति का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा लाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। लाला लाजपत राय वही हैं जिन पर साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था और लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ, 28 में भारत आया, जिसका विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था और लाला लाजपत राय की उसी में दौरान जो लाठीचार्ज हुई उसमें मृत्यु हो गई थी। भूगोल से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले हैं पेपर्स में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे इनको। हम देखते हैं कि पृथ्वी के मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के मेंटल में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो पृथ्वी के मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग की जो संरचना है, ऊपरी भूपर्पटी है, फिर मेंटल है, फिर इसके बाद जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग है, कोर है। तो जो भूपर्पटी है उसमें जो है सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम होता है, और मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, और केंद्र में क्रोड में जो है निखिल और फेरस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। बैथोलिथ का संबंध किस प्रकार की चट्टान से है? बैथोलिथ का संबंध किस प्रकार की चट्टान से है? तो बैथोलिथ का संबंध आग्नेय चट्टान से है। जब आग्नेय चट्टान धरातल की खूब गहराई पर जो लावा जम जाता है उसे हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। विस्तृत क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल जाता है, इसे बैथोलिथ कहते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। जो चट्टानें लावा के निक्षेप से निर्मित होती है आग्नेय चट्टान होती हैं। जो चट्टानें जो है
अग्नेय चट्टानों के अपक्षरण से, अपरदन से निर्मित होती हैं, उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान और अग्नेय चट्टानों के ताप और दाब के परिणाम स्वरूप रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भ्रंश की दृष्टि से किस प्रकार की घाटी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भ्रंश की दृष्टि से किस प्रकार की घाटी? ब्रह्मपुत्र नदी भ्रंश की दृष्टि से रैंप घाटी है। भ्रंश घाटी और रैंप घाटी दो प्रकार की घाटियां होती हैं। तो भ्रंश घाटी में क्या होता है कि जो बीच की भ्रंश के परिणाम स्वरूप बीच का भाग नीचे धंस जाता है, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। लेकिन जब भ्रंश के परिणाम स्वरूप आसपास का दोनों तरफ का भाग ऊपर उठ जाए और बीच का धरातल वहीं पर स्थित रहे, तो वैसे को हम लोग रैंप घाटी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी का उदाहरण है। महाद्वीपीय, प्रश्न संख्या 4, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर महोदय ने दिया है। उन्होंने बताया कि आज जो जितने भी महाद्वीप हैं, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप हो, एशिया महाद्वीप हो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो, अंटार्कटिका महाद्वीप हो, ये सभी महाद्वीप एक समय एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया महाद्वीप कहते हैं। उसके चारों ओर पैंथालासर नामक महासागर था। तो इस और बाद में ये महाद्वीप सभी विस्थापित होते हुए वर्तमान दशा को प्राप्त हुए थे। इसका सिद्धांत जिसने दिया, वेगनर महोदय ने दिया। प्रश्न संख्या 5, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन है? सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग एल तरंग है। और एल तरंगों को ही हम लोग धरातली तरंग कहते हैं। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती, प्राइमरी तरंग, एस तरंग सेकेंडरी तरंग और एल धरातली तरंग। तो प्राइमरी तरंग ठोस और द्रव में दोनों में गति करती हैं और एस तरंग केवल ठोस में गति करती है। इस प्रकार 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। ड्रमलिन का निर्माण किससे होता है? ड्रमलिन का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों ड्रमलिन का निर्माण हिमानी से होता है। जब हिमानी बह करके, बर्फ की नदी को हिमानी बोलते हैं। बर्फ जब राशि जब चलती है तो उसे हम लोग हिमानी कहते हैं। हिमानी जब अपने साथ लाए हुए मलबे को छोड़ती है तो वो जो है उल्टे नाव के आकार के टीले छोड़ते चली जाती है। इन्हीं टीलों को ड्रमलिन कहा जाता है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी, जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न संख्या 7 में जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ पे स्थित है? जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान पर स्थित है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी कहाँ है? अफ्रीका की एक प्रसिद्ध नदी है। इसी नदी पर करीबा बांध भी स्थित है। करीबा बांध भी प्रश्न पूछा जाता है। और 9वां प्रश्न है, किस मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है? तो आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे नीचे से वायुमंडल के अंतर्गत जो पहली सबसे नीचे परत है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ क्षोभ मंडल में ही वायुमंडलीय दशा जलवायु संबंधित कार्य होते हैं। वर्षा, तूफान, आंधी इसी क्षोभ मंडल में आते हैं। इसके बाद समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल और मध्य मंडल के बाद आयन मंडल और आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, कोरियालिस बल कहाँ, कोरियालिस बल कहाँ पर न्यूनतम होता है? कब सबसे कम कोरियालिस बल कहाँ पे होता है? तो भूमध्य रेखा पर सबसे कम कोरियालिस बल होता है। और कोरियालिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप कोरियालिस बल उत्पन्न होता है। ज्यों ज्यों हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, कोरियालिस बल की मात्रा बढ़ती जाती है। कोरियालिस बल उतना सशक्त होता जाता है। जब हम उत्तरी गोलार्ध में होते तो हमारी हवाएं हमारे दाहिने ओर से निकलती हैं, और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में होते तो हवाएं बाईं ओर से निकलती हैं। तो इसे हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। कोरियालिस बल भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम पाया जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू की गई? भारत में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम से लागू की गई? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से लागू की गई। ध्यान ये रहे
कि 1900 द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम से भारत में लागू हुई और ये प्रांतों में लागू हुई। लेकिन यदि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम द्वारा लागू हुई। किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया? किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया? तो अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है। और आर्टिकल 21 हमारा जो है प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आर्टिकल 21 का हमारा जो है जो प्राथमिक शिक्षा या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर आधारित है। तो इस प्रकार जो आर्टिकल से जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने वाला है तो वो यही है कि किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत है। छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में किसी भी प्रकार के छुआछूत का निषेध किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किस भाग में की गई? ये बताना आपको कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किस भाग में की गई है। तो भाग 4 में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में ही सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना भाग 3 में की गई है। तो इस प्रकार जो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना भाग 4 में नीति निर्देशक के तत्वों के अंतर्गत की गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाया गया है? ब्रिटेन से अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली 2 प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है वो कार्यपालिका पूरी तरह जो है विधान पालिका से स्वतंत्र होती है। विधान पालिका का उस पर कोई दबाव नहीं होता, कोई उसकी जवाबदेही नहीं होती। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में क्या होती है? कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है और ऐसी व्यवस्था को हम लोग संसदीय व्यवस्था कहते हैं। भारत ने संसदीय व्यवस्था किससे ग्रहण किया? ब्रिटेन से ग्रहण किया। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। प्रश्न 5, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है। 360 में वित्तीय आपातकाल है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। किस समिति को अनुमान करने वाली समिति कहा गया है? किस समिति को अनुमान करने वाली समिति कहा गया है? इसे प्राक्कलन समिति को अनुमान करने वाली समिति कहा गया है। प्राक्कलन समिति को, इसमें 30 लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। एक ऐसी समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा की, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रश्न संख्या 8, बलवंत राय मेहता का संबंध किससे है? तो बलवंत राय मेहता संबंध अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता समिति 2 प्रसिद्ध समितियां, इन दोनों समितियों का संबंध पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से संबंधित है। ये दोनों समितियों ने भारत में पंचायती राज की स्थापना के संदर्भ में अपने सुझाव दिए थे। प्रश्न संख्या 9, ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में, अनुच्छेद 243 का में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। दिनेश गोस्वामी, अंतिम प्रश्न है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधार से दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है। अर्थव्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत किसने दिया? इफेक्टिव डिमांड का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत जेएम कीन्स ने दिया। जेएम कीन्स बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1929 की जो आर्थिक मंदी आई थी तो उससे निकलने में अमेरिका ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसे प्रभावपूर्ण
मांग का सिद्धांत कहा, इफेक्टिव डिमांड का सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत में उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में उन्होंने इफेक्टिव मांग का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इफेक्टिव मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? जे.एम. कीन्स है। ग्रेसम का नियम क्या है? ग्रेसम का नियम क्या है? ग्रेसम का नियम दोस्तों ये है कि जो बाजार में मुद्रा प्रचलन में रहती है, उस प्रचलित मुद्रा में बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। समाज में सामान्य व्यवहार भी यही होता है कि लोग अच्छे नोट जो है पास में रख लेते हैं और खराब नोट चलाते रहते। इस प्रकार मार्केट में खराब नोट ही, खराब मुद्रा ही चलती रहती। इसे ही ग्रेसम का नियम कहते हैं। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? जब कोई फर्म उस स्थिति में पहुंच जाती है जहां पर ना तो उसे लाभ हो रहा ना तो हानि हो रही, उसके आगे वो और आगे उत्पादन नहीं कर सकती। उसके आगे यदि उसे हानि होना शुरू हो गए लाभ की अपेक्षा, तो उत्पादन तो एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर फर्म को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती। उस स्थिति को ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। WTO की स्थापना कब हुई? चौथा प्रश्न है, WTO की स्थापना 1995 हुई दोस्तों। गैट की जो मीटिंग हुई इसमें, इसके बाद 1995 में ही गैट ही WTO में चेंज हो गया। IMF की मुद्रा का क्या नाम है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो SDR है। IMF की मुद्रा का नाम। G20 की स्थापना कब हुई? G20 की स्थापना 1999 में बर्लिन में हुई। और अगला प्रश्न है, बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है दोस्तों? बैंक दर एक ऐसी दर होती है, एक ब्याज की दर है जिसमें हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो अन्य व्यापारिक बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। गोल्डन हैंडशेक योजना क्या है? गोल्डन हैंडशेक योजना क्या है? जो सार्वजनिक पदों पर जो कर्मचारी हैं उन्हें एकमुश्त कुछ राशि दी जाती है जिसके द्वारा वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कर लेते हैं। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित गोल्डन हैंडशेक योजना है जिसमें कर्मचारी स्वतः अपने आप को जो है सेवा से निवृत्त घोषित करता है। उसको कुछ उसकी मदद होती है, आर्थिक मदद होती है, उसके आधार पर वो इस योजना को गोल्डन हैंडशेक योजना कहा गया है। भारत का प्राचीनतम सबसे विशाल उद्योग क्या है? तो भारत का सबसे जो प्राचीनतम विशाल उद्योग है वो वस्त्र उद्योग है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध दोस्तों झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध कहीं यदि ऑप्शन में झींगा नहीं है तो प्याज के उत्पादन को भी गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्राय गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से माना जाता है। करंट के 10 महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। सक्षम अभियान का संबंध किससे है? सक्षम एक अभियान चालू किया गया है, तो सक्षम अभियान का संबंध किससे है? तो सक्षम अभियान का संबंध स्वच्छ ईंधन को अपनाने से है। स्वच्छ ईंधन को अपनाने से है। स्वच्छ ईंधन को अपनाने का जो अभियान चलाया गया है उसे ही हम लोग सक्षम अभियान कहते हैं। DRDO किस लैब ने बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया? DRDO की किस लैब ने बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया? तो दोस्तों हाँ ध्यान रखना है कि इस जैकेट का निर्माण कानपुर में वो लैब स्थित है जिसे DMSRDE कहा गया है। डिफेंस मटेरियल स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये जो है DMSRDE जो कानपुर में लैब, इसने बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण किया है। तीसरी कौन पनडुब्बी नौसेना में शामिल की गई? तीसरी कौन पनडुब्बी नौसेना में शामिल की गई? तो INS करंज। INS करंज जो है तीसरी एक ऐसी पनडुब्बी है जो नौसेना में शामिल की गई। इसके पहले जो दो और जो है INS कलावरी और INS खंडेरी, INS कलावरी और INS खंडेरी। INS कलावरी पहली है, दूसरी खंडेरी है और तीसरी जो पनडुब्बी है वो INS करंज है।
चौथा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। पांचवा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर से ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ हुआ? तो ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ बनारस से हुआ, वाराणसी से हुआ। ग्राम उजाला और उज्ज्वला योजना में कंफ्यूज नहीं होना है। उज्ज्वला योजना जो थी वो हमारे घरेलू जो चूल्हा गैस थे, जो घरेलू चूल्हा गैस यूज करने वाले घरेलू चूल्हा गैस का जो कनेक्शन मुफ्त देना था, उससे जो है उज्ज्वला योजना थी। लेकिन ग्राम उजाला योजना, जो ग्राम उजाला योजना है वो है 10 रुपये में एलईडी बल्बों का वितरण है। सस्ते दामों में 10 रुपये में एलईडी बल्बों के वितरण को योजना को ग्राम उजाला योजना कहा गया है। कीटोप्रोफेन पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? अगला प्रश्न है, कीटोप्रोफेन पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया? तो बांग्लादेश ने उस पर प्रतिबंध लगाया। कीटोप्रोफेन क्या है? एक दर्द निवारक दवा है जो पशुओं को दी जाती है। चूँकि पशुओं को जब गिद्ध खाते हैं तो गिद्धों की मृत्यु हो जाती है, तो इस दवा को इसलिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। किस राज्य ने सोनू सूद को कोविड-19 के टीकाकरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किस राज्य ने बनाया? पंजाब ने जो है सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास किया, जिसकी भारत ने संपूर्ण विश्व में प्रशंसा की गई है। किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना सभी लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया सोनू सूद द्वारा। हाल ही में विस्फोट हुए मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में स्थित है। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी भारत की गुजरात में स्थापित की जाएगी। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको 51वां दादा फाल्के पुरस्कार प्रदान किसको किया गया? रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार दोस्तों आपने 50 प्रश्नों का बहुत ही शानदार पूर्वक अध्ययन किया है, जिसमें हिस्ट्री के 50 प्रश्न, हिस्ट्री के 10 प्रश्न, ज्योग्राफी के 10 प्रश्न, पॉलिटी के 10 प्रश्न, इकोनॉमी के 10 प्रश्न और करंट अफेयर के 10 प्रश्नों का अध्ययन किया। वास्तव में ये 50 प्रश्न नहीं, ये लगभग 200-250 प्रश्न थे। यदि इन्हें अच्छी प्रकार समझ लिया तो पेट एग्जाम में आपके ये प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। तो आज का जो 50 क्वेश्चन आपने अध्ययन किया, देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान रखो, ज़िंदगी में अपने आप को मेहनत के लिए ज़रूर समर्पित रखना। कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मुश्किल में पराजित मत होना, हार मत मारना और निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहना। जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव अब आपकी मंजिल नहीं, सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। सूरज की किरणों की तरह तुम्हें दुनिया में छा जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।